हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंजाइम पार्ट 2 है और ये रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, लैब टेक्नोलॉजी सब के लिए। एंजाइम पार्ट फर्स्ट हो चुका है, पार्ट 2 है अब एंजाइम। आज हमने जो पढ़ना है वो फैक्टर्स पढ़ने हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। हम एफएससी से पढ़ के आ रहे हैं वही एक ही बात के ऑप्टिमम पीएच होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और ये मिलके ही एंजाइम जो होता है वो फंक्शन करता है और वो हाई एफिशिएंसी फंक्शन होता है। मतलब कोई भी एंजाइम होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम कर रहा होता है, 20 पर भी कर रहा होता है, 37 पर भी कर रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन सी टेम्परेचर पर है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऐसी ही एंजाइम के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एंजाइम बजाते खुद कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, टाइम, पीएच, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी एंजाइम के फंक्शन के लिए। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है, ऑप्टिमम रिलेशन में है तो फिर तो ठीक। अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, तो फिर एंजाइम का जो नॉर्मल कैटालिसिस होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, कैटालिटिक एक्टिविटी। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी एंजाइम के फंक्शन को क्या करता है, डिस्टर्ब कराते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो गए, सबस्ट्रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, कुछ एक्टिवेटर्स हो गए, इनहिबिटर्स हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं 9 कि इससे एंजाइम का फंक्शन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब टेम्परेचर की बात अगर आप लोग करें तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंजाइम है तो वो 35 to 40 डिग्री में ही अच्छे काम करते हैं। मीन के अक्सर एंजाइम का 35 to 40 जो होता है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब अगर बॉडी 37 पर है तो एंजाइम एक्शन करेगा, नहीं है तो वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम उस टेम्परेचर को कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज़ ऑन पीक। वो टेम्परेचर जहाँ एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो पीक पर हो, सबसे ज़्यादा हो, तो फिर इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जितनी भी एंजाइम है बॉडी में वो 35 to 40 डिग्री, 40 भी नहीं है, 37 तक ही है तकरीबन, लेकिन बुक में 40 दिया हुआ है। तो 35 to 40 डिग्री जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं। अगर किसी भी एंजाइम सपोज करें वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है पर काम करते, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब हमारे पास वो टेम्परेचर जो है वो 17 है, 17 एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और अब हमारा जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट सपोज करें अगर हम 10 डिग्री राइज कर दें टेम्परेचर को तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो डबल होगी। जब भी हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे टेम्परेचर में तो एंजाइम का जो एक्टिविटी होगी, एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी कैटालिटिक, वो डबल हो जाएगी। तो इस वजह से कहते हैं कि Q10 = 2। इसका मतलब है कि रिएक्शन वेलोसिटी ऑलमोस्ट डबल विद 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन मेनी एंजाइम। आप समझ आ गई। तो टेम्परेचर एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्शन दिखाए, सबसे ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसकी। दूसरी बात यह है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा। रिएक्शन प्रोडक्ट जो होंगे, वेलोसिटी होगी जो, वो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होगी वो डबल हो जाएगी, लेकिन ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक होगी। अब 17 में है तो हम इसको 27 में करा देते हैं तो रिएक्शन की एक्टिविटी डबल हो जाएगी। फिर हम इसको 37 पर लेकर जाते हैं तो फिर इसकी रिएक्शन एक्टिविटी और भी डबल हो जाएगी, मतलब 4 टाइम हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर हम इसको 47 पर लेकर जाएंगे तो एंजाइम जो होंगे वो क्या होंगे, डीनेचर होंगे। फिर एंजाइम जो है वो डिक्लाइन, इनका जो ग्राफ बनेगा वो डिक्लाइन आएगा, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। ये देखें
यहाँ पर अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ कर दो और आपके पास प्रोडक्ट जो होगा वो डबल आएगा। अब ये देखिए, ये 10 डिग्री इंक्रीज़ करो तो इसके डबल प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, इसके इंक्रीज़ करो तो यहाँ पर। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा मज़ीद और इंक्रीज़ करेंगे 37 से, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे और फिर वहाँ पर एंजाइम की कमी आएगी। जब एंजाइम की कमी आएगी तो रिएक्शन कम होगा, प्रोडक्ट्स कम बनेंगे, कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब है पीएच। पीएच भी वही किस्सा है कि हमारी बॉडी में जितनी भी पीएच एंजाइम है वो तकरीबन 4 से लेकर 9 की पीएच में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम एक्टिविटी उनकी होती है। तो अगर इन रेंज में पीएच रहता है बॉडी का तो फिर इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर इनसे कम या ज़्यादा होते हैं तो फिर डिस्टर्ब होगी इनकी एक्टिविटी। अब पेप्सिनोजेन को आप देखें, जिसको हम पेप्सिन कहते हैं कि एंजाइम है, सही है, वो अगर पीएच 1 से लेकर 2 तक हो तो फिर वहाँ पर एक्टिविटी उसकी अच्छी होती है। अब वही एंजाइम है वो 5 या 6 पर काम नहीं कर सकता, लेकिन वही एंजाइम जो है वो 1 और 2 की पीएच पर जितना ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर ज़्यादा एक्शन दिखाएगा आपको। तो हर एंजाइम के लिए होता है एक ऑप्टिमम पीएच जिस पर वो सबसे ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी शोज कराता है, सही है। और अगर हम उससे पीएच को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि एंजाइम की फिर से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब एंजाइम की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं कर सकेंगे। अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप देखिए, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है ये रेट लिमिटिंग फैक्टर है। किसी भी रिएक्शन में रेट लिमिटिंग फैक्टर्स होता है वो एंजाइम होता है। अब कैसे होता है रेट लिमिटिंग फैक्टर, ये होता है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हो, सबसे पहले सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट एंजाइम के पास साथ रिएक्शन करता है और बनते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। अब अगर सबस्ट्रेट कम है, एंजाइम ज़्यादा है, तो भी आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। और अगर हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस, एंजाइम जो है वो ज़्यादा हो लेकिन सबस्ट्रेट ही नहीं है जिसको हम चेंज कर सके, तो भी रिएक्शन कम होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, वेलोसिटी कम होगी। सेम इसी तरह अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट बन रहा है तो भी उसमें अल्ट्रेशन आएगी। तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास क्या है, असल में ये हमारे पास रेट लिमिटिंग फैक्टर है। एंजाइम जो है ये रेट लिमिटिंग फैक्टर है किसी भी रिएक्शंस में। तो अगर हमारे पास एंजाइम की कमी होगी तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकते। एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनली इंक्रीजेज। सिंपली बात यह है कि अगर हम एंजाइम को इंक्रीज़ कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेंगे। जितने ज़्यादा एंजाइम होगा उतनी ही ज़्यादा सबस्ट्रेट को हम चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट में, सही है। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा है तो एंजाइम के साथ ज़्यादा सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंजाइम जो है वो रेट लिमिटिंग फैक्टर है। अगर हम सबस्ट्रेट को ज़्यादा भी करें और हमारे पास एंजाइम की कमी हो तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट और एंजाइम की कोहेशन पर, कि अगर ये दोनों एक ही कंसंट्रेशन में हो तब आपके पास रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है लेकिन एंजाइम कम है तब भी कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास एंजाइम ज़्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, तो एंजाइम किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में। तो इन दोनों के आपस में एक कोहेजन, वॉल्यूम जो है, कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, लेकिन फिर भी याद रखें कि एंजाइम जो है वो रेट लिमिटिंग फैक्टर है, डिपेंड करता है। एक हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर से डिक्लाइन होगा। फिर उसके बाद अगर आप बहुत भी ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करना चाहें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, सही है। अब यहाँ से आप सबस्ट्रेट को क्या करें, इंक्रीज़ करें। देखो सबस्ट्रेट को हम यहाँ पर लेकर आए तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, हम सबस्ट्रेट को और इंक्रीज़ करते हैं। अब एक वक्त आ जाता है कि उसके बाद अगर आप जितना भी सबस्ट्रेट इसमें ऐड करते जाओ तो आपके पास कोई प्रोडक्ट में इंक्रीज़ नहीं आएगी, वेलोसिटी में इंक्रीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, वो इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि एंजाइम जो है हमारे पास वो एक लिमिटिंग फैक्टर है, रेट लिमिटिंग फैक्टर है, सही है। प्रोडक्ट को देखें, अगर आप लोगों ने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म फिजियोलॉजी में पढ़ा हो या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म,
तो जब भी हमारे पास बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, जब भी हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि प्रोडक्ट अपने आप को क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है। अगर आप TSH की मिसाल लें, TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और वो थायराइड ग्लैंड पर आके एक्शन शो करता है और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है T3 और T4। यही T3 और T4 क्या करते हैं, वापस जाते हैं नेगेटिव इनहिबिशन के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH की रिलीज़ को डिक्रीज़ कराते हैं। ऐसे ही है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये डिपेंड करता है, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जितना प्रोडक्ट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, तो एक तो ये है कि वो प्रोडक्ट रिवर्स प्रोसेस के थ्रू सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा। दूसरी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म आता है जिसके थ्रू वो एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है। तो अगर आप टोटली एक बात बताएं तो ये है कि जब प्रोडक्ट जो होता है, जितना हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा रिएक्शन में, तो हमारे पास रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इनहिबिटर्स को आप लोग देखें, इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि इनहिबिटर्स ऐसे हैं, अब यहाँ पर जो बात आ गई तो इनहिबिटर्स की बात आ गई कि इनहिबिटर का इफ़ेक्ट क्या होता है किसी भी एंजाइम पर। अब किसी भी एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम एक्टिव साइट कहते हैं और एक साइट वो होता है कि जो एक्टिव साइट के अलावा। अब इनहिबिटर, जब हम एंजाइम की इनहिबिशन पढ़ेंगे तो हमारे पास दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं। एक इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि कंपटीशन करते हैं एंजाइम के साथ, और एक ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि नॉन कॉम्पिटेंट होते हैं, वो एंजाइम वो सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिशन नहीं करते। अब मिसाल के तौर पर एक पोस्ट है, उसके लिए दो बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन में। तो ऐसे इनहिबिशन को हम कम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। अब इस कम्पिटेटिव इनहिबिशन में होता क्या है असल में कि जो सबस्ट्रेट होता है वो जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, और वो मॉलिक्यूल जो कि इनहिबिटर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास क्या होगा कि वो सबस्ट्रेट और वो मॉडिफायर, मॉड्यूलेटर या इनहिबिटर्स जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि एक ही एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए लड़ रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं कि इनहिबिटर ज़्यादा अटैच होंगे वहाँ पर एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए कि नहीं, सबस्ट्रेट वहाँ पर ज़्यादा अटैच होंगे और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कम्पिटेटर भी होते हैं और नॉन कम्पिटेटिव भी होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। अब हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास होता है एंटीडोट। तो एंटीडोट का जो मैकेनिज़्म है वो सिंपली इनहिबिशन की तरह है, एंजाइम की इनहिबिशन की तरह। अब अगर आप देखिए मीथानॉल को, अगर किसी बंदे मीथानॉल की पॉइजनिंग हो जाती है, वो टॉक्सिसिटी हो जाती है मीथानॉल ड्रिंकिंग की वजह से, तो अब मीथानॉल और इथानॉल जो है ये दोनों क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं बाइंडिंग के लिए, LDH के साथ बाइंडिंग के लिए। तो फिर टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए, मीथानॉल की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं इथानॉल। इथानॉल इसलिए देते हैं कि वो आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं एक्टिव साइट पर अटैच करने के लिए। तो जो मीथानॉल होता है वो जब तक एक्टिव एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा तब तक अपना फंक्शन शो नहीं कर सकता, जो डिस्टॉर्शन उसने करनी होती है वो शो ही नहीं कर सकता। तो इनहिबिटर्स ये होते हैं कि जब भी इनहिबिटर्स बॉडी में आते हैं, जब भी एंजाइम की इनहिबिशन होगी तो एंजाइम का जो कैटालिटिक प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जिस तरह इनहिबिटर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है किसी भी एंजाइम के प्रोसेस को, इसी तरह एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अब एक्टिवेटर हम कोफैक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोफैक्टर फिर दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। मेटल्स होंगे इनऑर्गेनिक में, और जो ऑर्गेनिक हो गया उसमें हमारे पास वाइटामिन आते हैं, कोएंजाइम आते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप आते हैं। अगर वो कोवेलेंटली अटैच हो और हम उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर वो रिमूव हो सकता हो इजीली, डिनेचर करने की बगैर, एंजाइम को आप डिनेचर नहीं करो और आप उससे कोई ग्रुप जो इसके साथ अटैच हो उसको रिमूव करा दो, तो फिर ऐसे ग्रुप को हम कोएंजाइम कहते हैं।
तो ये एक्टिवेटर्स होते हैं असल, ये एंजाइम की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं, एंजाइम के जो एक्शन होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको इंक्रीज़ कराते हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो कुछ एंजाइम हैं जो कि फिर दो तरह के हैं, या तो मेटल उनकी एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होती है, या फिर उनकी स्ट्रक्चर में जो होता है मेटल पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन को अगर आप लोग देखें तो हीमोग्लोबिन जो है उसके स्ट्रक्चर में आयरन पाया जाता है। ऐसे नहीं है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है पर उसके बाद आयरन को बाइंड करता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, नहीं। हीमोग्लोबिन ऑलरेडी एक्टिवेटेड कंडीशन में होता है क्योंकि मेटल जो होता है वो उसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो फिर ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मेटेलो एंजाइम। अगर मेटल उनके स्ट्रक्चर में है, टाइटली बाउंडेड है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम रिमूव करेंगे तो हम उस एंजाइम या प्रोटीन को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो फिर उसको कहते हैं मेटेलो एंजाइम। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनकी एक्टिवेशन के लिए आयन ज़रूरी होता है, आयन आ जाता है वहाँ पर अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद वो एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो मेटल हटा दिया जाता है वो फिर से इनएक्टिवेटेड हो जाता है। तो ये मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम है। कुछ एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए चाहिए होते हैं मेटल, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनके स्ट्रक्चर में होते हैं, और अगर स्ट्रक्चर में मेटल है तो उसको मेटल एंजाइम कहते हैं, और अगर उनकी एक्टिवेशन के लिए आपको चाहिए मेटल तो फिर उसको हम मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम कहते हैं। अब टाइम पर डिपेंड करता है कि टाइम कितना ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी डिपेंड करते हैं ऑप्टिमम पीएच पर और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। अगर हम किसी भी रिएक्शन को बहुत सारा टाइम दें लेकिन वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्टिमम पीएच ही नहीं है, कोई टेम्परेचर ही नहीं है ऑप्टिमम, तो वहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगी, वहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर आप उसको 24 घंटे भी दें लेकिन वहाँ पर कोई ऑप्टिमम पीएच नहीं है जो कि किसी भी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है, टेम्परेचर नहीं है, एंजाइम की कंसंट्रेशन नहीं है, सबस्ट्रेट और एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कोहेसिव नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशन में अगर आप इसको बहुत सारा टाइम भी दें तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन हो और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों कोहेसिव हो, और इसके अलावा पीएच भी ऑप्टिमम हो, और इसके अलावा टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर टाइम कम रिक्वायर्ड होगा। तो इसका खुलासा ये है टाइम रिक्वायर्ड का कि अगर हमारे पास ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट होगा तो किसी भी रिएक्शन के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से कम टाइम दरकार होगा। और अगर ये सारी चीज़ें ऑप्टिमम नहीं होंगे तो बहुत सारा टाइम लेने के बाद भी रिएक्शन नहीं हो सकेगा। ये एंजाइम का लेक्चर है पार्ट 2 का, और ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एंजाइम के फैक्टर को या तो इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। आप इसकी किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बताए गए हैं आप उनसे पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर लें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करा दूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।